metric topology. Let Xt be a metric space and beta be the collection of all open spheres where R is any positive real number and X belonging to X. Then beta is a base for some topology tau on X. अब देखिए यहाँ पर X सेट है, X के ऊपर D तो आपको मेट्रिक गिवन है और tau क्या है, टोपोलॉजी गिवन है X के ऊपर. दो चीजें हैं X सेट के ऊपर, D इज द मेट्रिक ऑन X एंड tau इज द टोपोलॉजी ऑन X. तो आपको बीटा जो कलेक्शन ऑफ ओपन स्फीयर्स दी हुई है, ओपन बॉल्स की कलेक्शन दी हुई है बीटा, उसको आपने टो टोपोलॉजी का बेस प्रूव करना है. और इसके लिए हम ऊपर वाली जो थ्योरम नंबर अभी हमने फोर्थ कल जो लेक्चर में लास्ट थ्योरम हमने की थी, इससे ही जस्ट ऊपर वाली थ्योरम है, उसका हम यूज करके बीटा को बेस प्रूव कर रहे हैं. देखिए ये वही थ्योरम इन्होंने स्टेट की हुई है. वी नो दैट अ फैमिली बीटा is a base for a topology tau if and only if first X is the union of all members of beta, and second for all b1 comma b2 belonging to beta and for all X belonging to their intersection there exists b3 belongs to beta such that b3 lies between the point and their intersection. ये हमने कल थ्योरम की थी और इसी थ्योरम के बेस पर हम बीटा को क्या प्रूव करेंगे, बेस. दैट मीन्स अगर बीटा को हमें बेस प्रूव करना है तो हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होंगी. ठीक है. अब देखिए वी शैल वेरीफाई द कंडीशंस 1 and 2. अब हमारा पर्पस है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को वेरीफाई करवाना. अब बीटा हमें क्या दिया हुआ है, बीटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स ऑफ द टाइप एस एक्स कोमा आर वेयर एक्स is any point and r is any positive real number. तो ये बीटा को अपने सेट की फॉर्म में लिख लिया, जो भी आपको बीटा गिवन था, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन स्फीयर्स. क्लियरली x is equal to union of एस एक्स आर x belonging to x. देखिए ये समझ में आ रहा है कि x कैसे है इनकी यूनियन. जब आप x के पॉइंट्स के कोरस्पोंडिंग, मान लीजिए x के अंदर 4 पॉइंट है, ठीक है, आपने पहला पॉइंट लिया, ओपन बॉल बनाई, दूसरा पॉइंट लिया, ओपन बॉल, वो पॉइंट तो उस ओपन बॉल के अंदर हो गई. तो ऐसे ही जब आप सारी ओपन बॉल्स की यूनियन करोगे तो वो पूरा का पूरा x के इक्वल आ जाएगा. बोलिए ये चीज क्लियर है आपको, x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स. ठीक है, क्योंकि उतनी ओपन बॉल्स हैं जितने x के पॉइंट्स हैं, x के पॉइंट्स के कोरस्पोंडिंग जितनी ओपन बॉल्स बनेंगी उन सब की जब आप यूनियन करोगे तो वो एग्जैक्टली आपकी x के इक्वल ही आएगी. दैट मीन्स फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो गई है. अब सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है. सेकंड कंडीशन के लिए आपको दो मेंबर्स कहाँ से लेके चलने हैं, बीटा से लेकर चलने हैं. दैट मीन्स और बीटा के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर कैसे हैं, ओपन स्फीयर्स. तो हम दो मेंबर्स लेकर चले हैं, एस एक्स आर वन एंड एस वाई आर टू बिलोंग्स टू बीटा. ओके, बी एनी टू मेंबर्स. और इनके इंटरसेक्शन से एक पॉइंट आपको चाहिए, वो आपने पॉइंट क्या लेट कर लिया, जेड. लेट जेड बी द पॉइंट ऑफ बिलोंग्स टू एस एक्स आर वन इंटरसेक्शन एस वाई आर टू. अब आपने प्रूव क्या करना है, अब आपने प्रूव करना है कि ये जो आपका जेड पॉइंट है और ये जो इन दोनों की इंटरसेक्शन है, इनके बीच में एक बीटा का मेंबर एग्जिस्ट करेगा. ये आपने प्रूव करना है. ठीक है, तो देखिए अब z belongs to sxr1 intersection syr2, it means z belongs to sxr1 and z belongs to syr2. If z belongs to sxr1, it means distance of z from the center x is less than r1. Similarly, if z belongs to syr2, it means distance of z from the center y is less than r2. Yeah. That means dzx less than r1 and dzy less than r2. It means r1 minus dzx is greater than 0 and r2 minus dzy is greater than 0. अब आपने ये जो दो पॉजिटिव नंबर आपके पास आए हैं, इन दोनों का मिनिमम चूज कर लिया r. लेट r बी द मिनिमम ऑफ दीज टू. तो अगर ये दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हैं, मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो इनका मिनिमम भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. दैट मीन्स r शुड बी, r भी क्या है आपका, ग्रेटर देन 0. अब क्योंकि r मिनिमम है इन दोनों का, इट मीन्स r इज लेस देन इक्वल टू r1 माइनस dzx एंड r इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू
R2 minus dzy, because R is the minimum of these two, so R is less than equal to both of them. It means R plus dzx is less than equal to R1 and R plus dzy is less than equal to R2. Okay, now अब देखिए हमने प्रूव क्या करना था, ध्यान से देखना, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था z पॉइंट और SX-R1 इंटरसेक्शन SY-R2 के बीच में एक मेंबर आएगा बीटा का, और बीटा के मेंबर किस टाइप के हैं, ओपन स्फीयर्स। दैट मीन्स हमारा पर्पस क्या है कि पॉइंट Z और जो SX-R1 और SY-R2 की इंटरसेक्शन है उनके बीच में एक हमने ओपन बॉल एग्जिस्ट करवानी है, और वो जो ओपन बॉल है वो हम कौन सी एग्जिस्ट करवाएंगे, हम ये SZ-R एग्जिस्ट करवाएंगे इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स अब देखिए ये लिखा हुआ ना वी क्लेम SZ-R इज कंटेन इन SX-R1 इंटरसेक्शन SY-R2। अगर हम ये पूरा कर दें क्लेम अपना, तो हमारे पास जो प्रूव करनी है सेकंड प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि Z बिलोंग करता है SZ-R में और SZ-R कंटेन है इन दोनों की इंटरसेक्शन में। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। यानी कि अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है SZ-R, R क्या है यहाँ पर, R जो अभी आपकी एग्जिस्ट करवाई है आपने, R इज द मिनिमम ऑफ दीज टू। तो इस R को रेडियस लेकर और Z को सेंटर मानकर जो आपकी ओपन बॉल आई है वो आप पॉइंट और इनके इंटरसेक्शन के बीच में एग्जिस्ट करवा दोगे। तो इसको कंटेनमेंट को प्रूव करने के लिए हम जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में SZ-R बॉल है उससे एक मेंबर T लेकर चले हैं। इट मीन्स dTz is less than R according to definition of metric. तो dzt is less than R आ गया। Now we know that by triangle inequality dxt is less than equal to dxz plus dzt। ये आपकी मेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये हमने यूज़ की। अब देखिए dzt की वैल्यू आपके पास क्या है, लेस देन R है, तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपके पास आएगा dxt is less than dxz plus R, और R plus dxz आपके पास ऊपर से लेस देन इक्वल टू R1 था, ये देखिए यहाँ से R प्लस dz इज लेस देन इक्वल टू R1, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू R1 आ गया। इट मीन्स dxt इज लेस देन R1 आपके पास आ गया। अगर dxt लेस देन R1 है, इट मीन्स t बिलोंग्स टू SX-R1। Similarly, we can also prove that T belongs to SY-R2. It means T belongs to their intersection, and we have taken T from SZ-R and send it to their intersection. It means SZ-R is contained in SX-R1 intersection SY-R2। तो ये हमने कंटेनमेंट प्रूव कर दी, और Z ऑलरेडी बिलोंग करता ही है SZ-R में। दैट मीन्स हमारा ये जो पर्पस है, देखिए देयर एग्जिस्ट ए मेंबर SZ-R बिलोंगिंग टू बीटा सच दैट Z बिलोंग्स टू SZ-R इज कंटेन्ड इन SX-R1 इंटरसेक्शन SY-R2। तो दैट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी आपने सेटिस्फाई करवा दी है, बीटा इज अ base for the topology tau on X. Is it clear? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, Yes ma'am. चलिए अब ये जो टोपोलॉजी आपने इस टोपोलॉजी टो को हम बोलेंगे मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन X इंड्यूस्ड बाय द मीट्रिक D। क्यों बोलेंगे? Also each open sphere is an open set for the induced topology। ये जो टोपोलॉजी आपकी आई है ना, क्योंकि XD आपके पास मेट्रिक स्पेस भी था और X2 आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस था, आपने क्या किया, ओपन बॉल्स की जो कलेक्शन थी उसको बेस प्रूव कर दिया। और आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर होती है, ये हमने डेफिनेशन की थी बेस में कि बीटा इज ऑलवेज कंटेन इन टो, यानी कि जो बीटा के मेंबर्स हैं वो टो ओपन सेट भी है। इट मीन्स, और बीटा के मेंबर्स कौन से हैं इस थ्योरम के अंदर, ओपन स्फीयर्स, यानी कि ईच ओपन स्फीयर इज आल्सो एन टो ओपन सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस मीट्रिक का नाम है ये मीट्रिक टोपोलॉजी। ऊपर स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था कि इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि इसका जो बेस है वो मीट्रिक से इंड्यूस हुआ है, इसलिए इस टोपोलॉजी को हम मीट्रिक टोपोलॉजी बोलेंगे। और इसके अंदर जो बेस के मेंबर हैं वही टो ओपन सेट भी वही है, क्योंकि हमें पता है कि बीटा कंटेन किसके अंदर होता है,
टो के अंदर होता है. दैट मीन्स ईच ओपन स्फीयर इज ऑल्सो एन ओपन सेट हियर. नाउ equivalent bases, two bases beta 1 and beta 2, four topologies to 1 and to 2 रिस्पेक्टिवली ऑन x. अब देखिए सेट एक है, x एक सेट है, उसके ऊपर दो टोपोलॉजीज हैं एक सेट के ऊपर, टो1 और टो2. ठीक है, दैट मीन्स x टो1 टोपोलॉजिकल स्पेस है आपके पास और एक x टो2 टोपोलॉजिकल स्पेस है. टो1 टोपोलॉजी के कोरस्पॉन्डिंग बेस का नाम है बीटा 1 और जब x टो2 टोपोलॉजिकल स्पेस आप लेते हो तो आपका बेस है बीटा 2. तो इन दो बेसिस को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ टो 1 इज इक्वल टू टो 2. जब आपकी टोपोलॉजीज क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. दैट मीन्स दैट इज बीटा 1 इज इक्विवेलेंट टू बीटा 2 इफ एंड ओनली इफ टो 1 इज इक्वल टू टो 2. अगर टोपोलॉजीज इक्वल हैं तो बेसिस इक्विवेलेंट होंगे और अगर बेसिस इक्विवेलेंट है तो टोपोलॉजीज क्या होंगी? इक्वल होंगे. ये आपकी इक्विवेलेंट बेस की डेफिनेशन है. अब देखिए टू बेसिस. अब ये तो आपने डेफिनेशन की. अब कुछ थ्योरम्स हैं. टू बेसिस बीटा 1 and बीटा 2 are equivalent if and only for all बीटा 1 belonging to b1 belonging to बीटा 1 and for all x belonging to b1 there exist b2 belongs to बीटा 2 such that. देखो ये क्या है? ये डेफिनेशन ही तो है आपकी बेस की. ये आपकी बेस की ही डेफिनेशन है. इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज से हट के इसको सोच के देखो. इन्होंने क्या बोला है? दो बेसिस कब इक्विवेलेंट हो गए? जब b1 अगर आप बीटा 1 से लेते हो इसका और x पॉइंट है b1 से, x और b1 के बीच में आपने बीटा की जब बेस की आपने डेफिनेशन की तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या की थी? 4 पॉइंट x बिलोंगिंग टू x एंड देयर एग्जिस्ट नेबरहुड. पॉइंट और उसके नेबरहुड के बीच में बेस का मेंबर आ जाए. आपने सेकंड प्रॉपर्टी ये वाली की हुई है. जब आपने बीटा बेस की डेफिनेशन की थी तो दो प्रॉपर्टी की थी. फर्स्ट थी आपकी बीटा शुड बी ए सबसेट ऑफ टो और सेकंड प्रॉपर्टी आपकी थी कि एक्स पॉइंट और उसके नेबरहुड के बीच में बीटा का एक मेंबर आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही वाली बात है. अगर आप b1 कोई मेंबर लेते हो बीटा 1 से और x पॉइंट लेते हो b1 से, अब b1 बीटा 1 बेस का मेंबर है इसका और बीटा 1 के आपको पता है जो सेट होंगे वो टो 1 ओपन सेट होंगे क्योंकि बीटा 1 किस टोपोलॉजी का बेस है? टो 1 टोपोलॉजी का. तो इसका मतलब b1 टो 1 ओपन हो गया. तो x अगर b1 में है तो b1 नेबरहुड हो गया x का. x और उसके नेबरहुड b1 के बीच में आपके पास एक बीटा 2 का मेंबर आ जाए. ध्यान से सुनना, दूसरे बेस का मेंबर आ जाए. और ऐसे ही बीटा 2 के मेंबर और पॉइंट के बीच में बीटा 1 बेस का मेंबर आ जाए तो दोनों बेसिस को आप इक्विवेलेंट कहोगे. स्टेटमेंट क्लियर हुई है? मैम दोबारा से बता. आपने जनरली क्या क्या डेफिनेशन की हुई है बेस की? सिंपली बेस की डेफिनेशन आपने की थी. फर्स्ट प्रॉपर्टी बीटा बिकम्स अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टो इफ बीटा इज कंटेन्ड इन टो. एंड सेकंड प्रॉपर्टी if there exists a member from beta between the point x and the neighborhood of x. आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ये वाली. स्टार्टिंग में जब हमने बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन की थी वो ये वाली थी. अब इस थ्योरम में क्या बोला गया? इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया. इसमें दो बेसिस हैं, एक बीटा 1 और एक बीटा 2. देखो बीटा 1 बेस की डेफिनेशन क्या बनती है? बीटा 1 बेस की डेफिनेशन ये बनती है कि अगर आप एक नेबरहुड लेकर चलते हो और एक पॉइंट लेकर चलते हो तो इन दोनों के बीच में बीटा 1 का मेंबर आना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या है? बीटा b2 मेंबर है और वो किसका मेंबर है? बीटा 2 का, दूसरे बेस का मेंबर है. ऐसे ही जो बीटा 2 बेस की डेफिनेशन बनेगी वो बननी तो ये चाहिए कि पॉइंट और उसके बीच में पॉइंट और उसके बीच में नेबरहुड के बीच में बीटा 2 का मेंबर ही आना चाहिए था. लेकिन इक्विवेलेंट बेसिस के लिए उल्टा हो गया, बीटा 1 का मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए. ये देखिए पॉइंट y लिया आपने, b2 क्या है? y का नेबरहुड. तो उनके बीच में आपने बीटा 1 का यानी कि b1 का मेंबर एग्जिस्ट करवा दिया. एक याद करने के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये कैसे याद करनी है. एक ही सेट के ऊपर अगर आपके पास दो टोपोलॉजीज हैं, दो डिफरेंट बेसिस हैं, तो वो इक्विवेलेंट कब होंगे? जब
बीटा वन की बेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें बीटा वन के मेंबर की बजाय बीटा टू का मेंबर आ जाए, और ऐसे ही जो बीटा टू बेस की सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या है, बीटा वन का मेंबर आ जाए। क्लियर हो रहा है कुछ? बोलिए। State and prove, or this is the another statement, necessary and sufficient condition for two different bases to give the same topology on a set X। अब देखो इफ एंड ओनली इफ में थ्योरम है, तो पहले हमने सपोज किया कि बीटा वन और बीटा टू क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये चीज x बिलोंगिंग टू b2 इज कंटेन इन b1, वेयर b1 किसका मेंबर है, बीटा वन का, x किस में से है, b1 में से, और b2 किसका मेंबर है, बीटा टू का। और हमने साथ में एक चीज क्या प्रूव करनी है, y बिलोंग्स टू b1 इज कंटेन इन b2। यहाँ पर b2 किसका मेंबर है, बीटा टू का, b1 किसका मेंबर है, बीटा वन का, और y किसका मेंबर है, y ऑल्सो बिलोंग्स टू b2। तो ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है। और हम गिवन क्या है, हमें बीटा वन एंड बीटा टू आर द बेसिस ऑफ द सेम टू। इट मीन्स हम क्या लेकर चले हैं, देखिए हम लेकर चले हैं कि बीटा वन बीटा टू इक्विवेलेंट है। अगर बीटा वन बीटा टू इक्विवेलेंट है तो डेफिनेशन से टो वन और टो टू इक्वल होंगे, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन की है कि दो बेसिस कब इक्विवेलेंट होते हैं, जब टो वन और टो टू इक्वल हो जाएं। इसलिए इन्होंने ये वर्डिंग तो लिखी नहीं कि टो वन इज इक्वल टू टो टू, इन्होंने ये बात बोल दी कि बीटा वन बीटा टू सेम टोपोलॉजी टो के बेस बना दी है, टो वन इक्वल टू टो टू इक्वल टू टो ले लिया इन्होंने। क्लियर है? ठीक है। इट इज गिवन दैट बीटा वन एंड बीटा टू आर इक्विवेलेंट, इट मींस टो वन इज इक्वल टू टो टू। लेट अस से टो वन एंड टो टू इज इक्वल टू टो, यानी कि अब बीटा वन टो का बेस बन गया, बीटा टू भी किसका बेस बन गया, टो ही टोपोलॉजी का बेस बन गया। तो दोनों बेसिस ये सेम टोपोलॉजी टो के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। अब जो चीज प्रूव करनी है, अब देखिए ये प्रूव करना है x बिलोंग्स टू b2 इज कंटेन इन b1। तो इसके लिए हम पॉइंट लेके चलते हैं x b1 से, और एक b1 जो मेंबर है बीटा वन का वो लेकर चलते हैं, और b2 हम एग्जिस्ट करवाएंगे इन दोनों के बीच में। लेट b1 बिलोंग्स टू बीटा वन बी एनी मेंबर एंड x बिलोंगिंग टू b1 बी एनी पॉइंट। नाउ b1 इज कंटेन इन टो, क्योंकि b1 किसका बेस है, टो टोपोलॉजी का बेस है। तो पहली प्रॉपर्टी, सॉरी बीटा वन टो टोपोलॉजी का बेस है, तो बीटा वन कंटेन होगा टो के अंदर। अब जो b1 है बीटा वन में था, बीटा वन कंटेन है टो में, तो इट मीन्स b1 टो में भी चला गया, यानी कि b1 क्या हो गया, टो ओपन सेट हो गया, ठीक है। b1 टो ओपन सेट है, x b1 में है। वही जो बात बेटा मैंने आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए बोली है, वही काम इन्होंने अब किया हुआ है। मैंने आपको ये बोला था कि b1 बीटा वन का मेंबर है, बीटा वन टो के ऊपर चला गया, बीटा वन सबसेट है टो का, इट मीन्स b1 टो में चला गया, तो b1 टो ओपन सेट बन गया। x पॉइंट b1 में है और b1 टो ओपन सेट है, इट मीन्स b1 बिकम्स द नेबरहुड ऑफ x। अब b1 नेबरहुड है x का, और बीटा टू बेस है टो का। देखिए बीटा टू बेस है टोपोलॉजी टो का, और आपके पास एक पॉइंट x का नेबरहुड b1 आ गया, तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि x और b1 के बीच में बीटा टू बेस का एक मेंबर आएगा, और उस मेंबर का नाम आपने क्या दे दिया, b2 दे दिया। इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर है सभी को? चलें आगे। यस मैम। कन्वर्सली लेट द कंडीशन बी गिवन, यानी कि ये जो दो कंडीशन है, ये जो हैंस के बाद ये लिखियो, फॉर ऑल p1 बिलोंग्स टू बीटा वन, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b1 देयर एग्जिस्ट b2 बिलोंग, ये दोनों कंडीशंस आपको गिवन है, और आपने प्रूव करना है बीटा वन एंड बीटा टू आर इक्विवेलेंट बेसिस, ठीक है। यानी कि आपने क्या प्रूव करना है कि दोनों के दोनों आपके सेम टोपोलॉजी के बेस होंगे, यानी कि आपने टोपोलॉजी को इक्वल प्रूव करना है। To prove that beta 1 and beta 2 are equivalent, we have to prove that tau 1 is equal to tau 2। हमने ये चीज प्रूव करनी है, tau 1 equal to tau 2। तो इसके लिए वही कंटेनमेंट मेथड फॉलो करते हैं। पहले आप प्रूव कर दो tau 1 is contained in tau 2, और फिर प्रूव कर देना tau 2 is contained in tau 1, तो दोनों से आपकी tau 1 equal to tau 2 आ जाएगा। पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं tau 1 is contained in tau 2, तो हम एक मेंबर tau 1 से लेकर चलते हैं, A belongs to tau 1। अब टो वन टोपोलॉजी का बेस क्या है, बीटा वन, बीटा वन इज द बेस फॉर टो वन, ठीक है।
और ए आपका टो1 ओपन है, ध्यान से समझना, ए टो1 ओपन है और टो1 का बेस β1 है। तो हमने एक थ्योरम की थी, if every toe open set can be expressed as a union of members of beta, then beta is a base। ये थ्योरम हमने इफ एंड ओनली इफ में की थी। बीटा इज अ बेस इफ एंड ओनली इफ एवरी टो ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। तो यहाँ पर ए आपका ओपन सेट है, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का बेस आपका β1 है, इसका मतलब ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ β1 हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी अल्फाज वेयर बी अल्फाज बिलोंगिंग टू β1। ठीक है, अब देखिए एक्स पॉइंट लिया आपने ए से, अगर एक्स ए में है, ए किसके बराबर है, यूनियन के, इसका मतलब एक्स किस में चला गया, यूनियन में चला गया। अगर एक्स इस यूनियन में है तो दैट मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू एटलीस्ट 1b अल्फा, और उस 1b अल्फा का नाम आप बी बीटा भी दे सकते हो, इन्होंने बी अल्फा ही ले लिया, ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है। यहाँ पर वो जो इन्होंने बोला है कि एक्स कम से कम एक में तो जरूर होगा, उस एक का नाम आप बी बीटा भी चूज कर सकते हो, इन्होंने बी बीटा की बजाय बी अल्फा ही ले लिया। एक्स बिलोंगिंग टू बी अल्फा वेयर बी अल्फा इज अ मेंबर ऑफ β1। अब आपके पास कंडीशन क्या थी ऊपर कि अगर आपका एक मेंबर β1 में है और उस मेंबर में से एक पॉइंट है, तो पॉइंट और β1 के मेंबर के बीच में β2 का एक मेंबर आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो दैट मीन्स एक्स पॉइंट और बी अल्फा के बीच में आपके पास एक β2 का मेंबर आएगा, और वो β2 का मेंबर आपने चूज क्या कर लिया, बी एक्स चूज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव एक्स बिलोंगिंग टू बी एक्स इज कंटेन्ड इन बी अल्फा। अब आपने क्या ले लिया, एक्स बिलोंग पॉइंट की बजाय सेट बना दिया, सिंगलटन एक्स इज कंटेन्ड इन बी एक्स इज कंटेन्ड इन बी अल्फा, और बी अल्फा आपका किसके अंदर कंटेन्ड है, बी अल्फा कंटेन्ड है ए में, क्योंकि ए क्या थी आपके पास, यूनियन ऑफ बी अल्फाज थी, तो बी अल्फा कंटेन्ड है यूनियन ऑफ बी अल्फाज में। तो यहाँ से अब आप बी अल्फा को स्किप कर दीजिए और इनको उठा लीजिए, सिंगलटन एक्स इज कंटेन्ड इन बी एक्स इज कंटेन्ड इन ए। अब आपने क्या किया, यूनियन ली एज एक्स वेरीज ओवर ए। जब आप यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए लोगे तो आपका साइड वाली जो दोनों इनइक्वालिटी हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, वो ए के इक्वल हो जाएंगी, और बीच में आपके पास ये यूनियन ऑफ बी एक्स रह जाएगा। दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी एक्स, वेयर बी एक्स किसका मेंबर था, आपका β2 का मेंबर था। इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया कि ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ β2। ए को आपने β2 के मेंबर्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब जो ए है वो आपका टो2 ओपन सेट बन गया, उसी वाली थ्योरम से कि ये सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी सॉरी क्या था, हाँ थ्योरम क्या थी एग्जैक्टली याद है किसी को, ए सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, या बीटा इज अ बेस था, बेस था कि कोई भी फैमिली बेस तब बनेगी जब एवरी टू ओपन सेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट बेस। तो यहाँ पर ए को आपने β2 मेंबर्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया, और β2 आपको बेस गिवन था, इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा, टो2 ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर β2 बेस है तो सिर्फ टो2 ओपन सेट को ही यूनियन में एक्सप्रेस आप कर सकते हो। तो इसलिए ए शुड बी टो2 ओपन। इसका मतलब ए आप टो1 से लेकर चले थे और टो2 में आपने सेंड कर दिया, इट मीन्स टो1 इज कंटेन्ड इन टो2। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट टो2 इज कंटेन्ड इन टो1, hence टो1 एंड टो2 आर इक्वल, इट मीन्स β1 बेस एंड β2 बेस आर इक्विवेलेंट। ये चीज समझ आई है। देखो पहले हर एक थ्योरम का स्ट्रक्चर समझा करो। स्ट्रक्चर का मतलब है पहले आपने ऐसे ध्यान में रखना है कि आपको β1 β2 इक्विवेलेंट प्रूव करने हैं, इसका मतलब आपने टो1 इक्वल टू टो2 प्रूव करना है। ठीक है, एक माइंड में थोड़े से साइड में ये चीज बना के रखो कि आपको गिवन कंडीशन क्या है। आपको जो गिवन कंडीशन है उसको मैथमेटिकली माइंड में वो फिक्स नहीं होगी अगर आप B2 आपने थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके फिर अपने माइंड में सेट करनी है।
कि अगर हम एक पॉइंट और एक बीटा 1 का मेंबर लेके चलते हैं तो उन दोनों के बीच में बीटा 2 का मेंबर है, ये कंडीशन गिवन है। ऐसे ही एक पॉइंट और एक बीटा 2 के मेंबर के बीच में बीटा 1 का मेंबर है, ये कंडीशन गिवन है। आपको ये कंडीशन गिवन है। अब टो 1 कंटेन इन टो 2 प्रूव करना है, ठीक है। तो हम टो 1 का मेंबर लेके चलते हैं और टो 2 के अंदर हमें वो मेंबर प्रूव करना है। अब ये सोचिए कि टो 2 के अंदर वो मेंबर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है। यानी कि अगर हम ए मेंबर टो 1 से लेकर चलते हैं, नाउ वी विल प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू टो 2 एंड फॉर दिस व्हाट वी विल प्रूव, we will prove that A can be expressed as the union of members of base for the topology TO2, and base for the topology TO2 is beta 2. It means we will prove that A is the union of members of beta 2. Then A should belongs to TO2 and our purpose will be solved. Is it clear? ma'am. देखिए अब बार बार वो थ्योरम काम आ रही है आपकी कि फैमिली बीटा इज अ बेस इफ एंड ओनली इफ एवरी टो ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। इसके अंदर आप पूरी थ्योरम में वही वाली थ्योरम आपकी यूज हो रही है। अब ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने करने हैं। मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता देती हूँ सब बेस की। देखिए एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये आपकी डेल्टा बोल सकते हैं इसको। जैसे हम बीटा से बेस डिनोट करते हैं, बेस की नोटेशन है बीटा, इसको मैं डेल्टा बोल लेती हूँ। देन ए फैमिली डेल्टा, डेल्टा भी किसकी सब फैमिली होनी चाहिए, टो की, जैसे बीटा होती है, इज कॉल्ड सब बेस if and only finite intersection of members of delta form a base for the topology TO। कोई भी फैमिली सब बेस तब बनेगी जब उसके फाइनाइट नंबर फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन उस टोपोलॉजी का बेस बन जाए। डेफिनेशन क्लियर है? और बेस आपको पता ही है कि क्या बेस बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई भी फैमिली बेस तब बनेगी जब उस फैमिली के कुछ एक मेंबर्स की इंटरसेक्शन, अगर कोई भी आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हो उस फैमिली के मेंबर्स की, तो वो बेस बननी चाहिए। अगर वो बेस बन रही है तो इट मीन्स वो फैमिली आपकी सब बेस बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल है, एक्स सेट दिया हुआ है, टो टोपोलॉजी गिवन है, आपने इस एस सेट को सब बेस प्रूव करना है। एस के अंदर दो मेंबर है, ए सी एंड ए डी, इसको सब बेस दिखाना है। तो पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, जिसको आपने सब बेस दिखाना है वो टो का सबसेट होना चाहिए। वो तो ऑलरेडी है ही है, ए सी भी टो में है, ए डी भी टो में है, यानी कि एस इज कंटेन इन टो है। ठीक है, या इन्होंने डेल्टा कर दिया, यहाँ एस कर दिया, एक ही नोटेशन रख लेना, या तो यहाँ स्टेटमेंट में डेल्टा कर लो। तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अब हमने एस को सब बेस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि अगर हम एक फैमिली लेते हैं ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा, ये एस की जगह आप डेल्टा कर लो क्योंकि इन्होंने प्रूफ में एस नहीं लिया हुआ, डेल्टा लिया हुआ है। ठीक है, हमने इस डेल्टा को सब बेस प्रूव करना है। तो पहली कंडीशन डेल्टा कंटेन इन टो, वो तो ट्रू है ही है। सेकेंड कंडीशन हमने क्या प्रूव करनी है सब बेस के लिए, कि अगर हम इसके मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं डेल्टा की, ठीक है, तो उसको क्या बननी चाहिए, बेस बननी चाहिए। इसलिए हमने इसके मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन की जो फैमिली बनेगी उसका नाम क्या रख दिया, बीटा रख दिया। अब बीटा के अंदर देखो कौन कौन से मेंबर्स होंगे, ये चीज देखो। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा, बीटा समझ आ रही है कैसे किया हुआ है? खाली ठीक है।
हाँ जी बेटा बोलिए, बीटा समझ आ रहा है? बीटा कैसे निकालना है इन्होंने? नो मैम। नहीं समझ आ रहा। देखिए, जब इन दोनों की इंटरसेक्शन करोगे, दो मेंबर्स हैं डेल्टा के अंदर, जब AC और AD की इंटरसेक्शन करोगे तो सिंगलटन A आएगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है आपको? जब आप बीटा क्या चीज है? बीटा के अंदर सारी पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शन डाली हुई है, किसकी? डेल्टा की। डेल्टा के अंदर दो मेंबर्स हैं, पहले मेंबर की पहले के साथ ही इंटरसेक्शन लो तो वही मेंबर एज इट इज आ जाएगा, यानी कि AC। जब आप दूसरे मेंबर की उसी के साथ इंटरसेक्शन लोगे, यानी कि AD की AD के साथ, तो आपके पास AD आ जाएगा। जब आप इन दोनों की आपस में लोगे तो आपके पास सिंगलटन A आ जाएगा। अब बात आती है कि ये x कैसे लिखा हुआ है। देखिए, इस x के लिए इन्होंने रीजन दिया हुआ है, बिकॉज x इज द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा। बात समझ आई है? इन्होंने x मतलब x वैसे तो नहीं आ रहा हमारे हिसाब से, लेकिन ये कह रहे हैं कि x को हम x एम्प्टी इंटरसेक्शन है इसके मेंबर्स की, डेल्टा की। मतलब क्या है कि अगर आप एम्प्टी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? वैसे तो x इनके इंटरसेक्शन में आ ही नहीं रहा, हमारे पास ये तीन चीजें आ रही हैं, सिंगलटन ए, AC और AD। हमारे पास सिर्फ ये तीन सेट्स आ रहे हैं बीटा के अंदर। देखिए एक बार इन तीनों के बेस पे ही कर सकते हैं अगर हम। सिंस एवरी ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। नहीं लेना पड़ेगा हमें x भी, x को डालना पड़ेगा। x इज एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा। क्योंकि अगर x नहीं डालेंगे तो हमारी ये थ्योरम नहीं प्रूव होने वाली फिर, सिंस एवरी ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। क्योंकि बाकी सारे तो यूनियन बन जाएंगे, फिर जो x सेट है वो आपका इन तीनों की यूनियन में तो नहीं लिखा जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर तो b एलिमेंट भी है। तो वो तभी बनेगा आपका x बीटा के मेंबर्स की यूनियन में जब आप बीटा के अंदर x डालोगे। तो इसलिए इन्होंने x डाला हुआ है। x इज द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डेल्टा as intersection of A alphas, alpha belonging to phi is equal to x।